साथियों, कृषि विज्ञान में आप सबका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, इस समय जो धान की हमारी फसल है उसमें बालियां निकल आई हैं और बालियां निकलने के बाद एक डेडली डिजीज लगता है जिसको बोलते हैं ब्लास्ट। तो आज हम ब्लास्ट के खात्मे के लिए सबसे अच्छा और बढ़िया एक जो टेक्निकल है जिसको आइसोप्रोथायोलेन नाम से जानते हैं, यानी आइसोप्रोथायोलेन 40% ईसी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। समझेंगे कि इसका यूज क्या है, इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए, कौन कौन सी पैकिंग में आइसोप्रोथायोलेन आता है, कौन सी कंपनियां इनको बनाती हैं और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। चलिए शुरू करते हैं यूजेज के बारे में। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग आइसोप्रोथायोलेन जो है 40% ईसी का, उसका प्रयोग सिर्फ पेडी ब्लास्ट के लिए किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो ये पेडी का लीफ ब्लास्ट है। यहाँ पर ये देख रहे हो ये भी क्या है, पेडी का लीफ ब्लास्ट है। यहाँ पर ये जो आ गया है ये गलती से आ गया है, ये पेडी का लीफ ब्लास्ट है। आगे जो आप देखोगे ये नेक ब्लास्ट है। नेक ब्लास्ट यानी गर्दन के पास से धब्बे दिखाई देंगे। देखो ये भूरा भूरा दिखाई देता है और फिर बालियाँ क्या है, लाल लाल पड़ जाती हैं और कई बार ये बालियाँ जो है सीधी ही रहती हैं, ये इस प्रकार से झुकती नहीं हैं। अगला जो है वो भी क्या है, नेक ब्लास्ट। ये देखो गर्दन है, नेक को बोलते हैं गर्दन, और गर्दन के पास इस प्रकार से धब्बा बनता है और धब्बा बनने के बाद ये बाली सीधी रहती है और लाल पड़ जाती है। और ये है नोड ब्लास्ट यानी गांठ वाला ब्लास्ट। अब हम समझें इसके डोज के बारे में। तो इसका चाहे लीफ ब्लास्ट हो, नेक ब्लास्ट हो, नोड ब्लास्ट हो, ओवरऑल जितने भी ब्लास्ट हैं सभी के लिए आइसोप्रोथायोलेन की 300 ml दवा को 1 एकड़ के लिए प्रयोग करना चाहिए। 150 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे करना चाहिए। बात करें इसके पैकिंग की कि कौन कौन सी पैकिंग में ये आता है, तो ये 250 ml की पैकिंग में, 500 ml की पैकिंग में और 1 लीटर की पैकिंग में आता है। कुछ कंपनियां जो हैं इसको 100 ml पैकिंग में भी बनाती हैं, मगर मैक्सिमम कंपनियां जो हैं इसको 250, 500 और 1 लीटर की पैकिंग में बनाती हैं। टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो इसका एप्लीकेशन हमारे हिसाब से तो डिजीज आने से पहले ही, क्योंकि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव फंजीसाइड है, तो प्रिवेंशन के रूप में इसको डिजीज आने से पहले ही स्प्रे कर देना चाहिए। और अगर नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना है, जैसे ही डिजीज दिखाई दे आपको इसका स्प्रे करना है, यानी 300 ml दवा को 150 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में स्प्रे करना है। बनाने वाली कंपनियों की बात करें तो ये धानुका इसको फ्यूजिता नाम से बनाता है, अडामा इसको आइसोमेन नाम से बनाता है, और जो इफ़को एमसी इसको कजासी नाम से बनाता है, पारिजात इसको फ्यूका नाम से बनाता है और जेयू इसको प्रोलेन नाम से बनाती हैं। और भी बहुत कंपनियां बनाती हैं, मगर इसमें जैसे धानुका हो गया, अडामा हो गया, इफ़को एमसी हो गया, पारिजात भी कुछ हद तक ठीक ठाक कंपनी है। तो ये सब अच्छी कंपनियां हैं, इनके प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो मोड ऑफ एक्शन में पहली बात तो ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है, प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव एक्शन के साथ काम करता है। सिस्टेमिक यानी छिड़काव कहीं करोगे वो पूरे पौधे में फैल जाएगा, और प्रोटेक्टिव यानी बचाव के रूप में, क्यूरेटिव यानी उसका मतलब कि सुरक्षात्मक रूप से हमारी फसल को बचाता है। ये पौधे की पत्ती और जड़ के द्वारा अवशोषित किया जाता है और एक्रोपेटली और बेसिपेटली पूरे पौधे में फैला दिया जाता है। एक्रोपेटली बेसिपेटली क्या होता है अभी अगली स्लाइड में आपको समझाएंगे। इसमें फाइटोटोनिक इफेक्ट होता है, यानी जैसे
जो ट्यूबिक्विनोजोल है, जिसको ब्लास्टिसाइड भी बोलते हैं, वो भी फाइटोटोनिक होता है। फाइटोटोनिक जो फंजीसाइड हैं उनका स्प्रे करने के बाद जो पौधा है थोड़ा हरापन आता है पौधे में। ये जो है डाईथायोलेन ग्रुप से बिलोंग करता है और इसका काम है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जो फंगस का मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको बेकार कर देता है। उसके साथ जो है ये मीजो ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है एक प्रकार का, उसको इनहिबिट करता है, जिसके वजह से फास्फोलिपिड नहीं बनता है। और जब फास्फोलिपिड का बायोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो सेल मेम्ब्रान नहीं बन पाएगा, और जब सेल मेम्ब्रान नहीं बन पाएगा तो सेल परमिएबिलिटी भी नहीं हो पाएगी, यानी उसमें एक सेल से दूसरे सेल में जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होते हैं वो भी रुक जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहाँ से ये खाना लेता है पेग फार्मेशन जो करता है उसको क्या करता है, ये डैमेज कर देता है। और इसको डैमेज करने के बाद ये क्या है, इसका जो हाइफा है उसका इलांगेशन भी रोक देता है। तो इस प्रकार से काम करता है ये आइसोप्रोथियोलेन 40% EC। समझते हैं इसको एक्रोपेटली और बेसिपेटली मैनर के लिए। एक्रोपेटली मैनर क्या होता है, जैसे ये हमारा प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर हमने स्प्रे किया तो एक्रोपेटली ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, पत्ती और जो भी हमारा मतलब कि पेनिकल्स है सब में बढ़ेगा। बेसिपेटली यानी कि ये नीचे बेस की तरफ बढ़ेगा, इसको बोलते हैं बेसिपेटली। स्प्रे कहीं भी कर दो ये एक्रोपेटली के द्वारा ऊपर और बेसिपेटली के द्वारा नीचे पहुंच जाता है। और जैसे मान लो ये हमारा क्यूटिकल है फंगस का, ये फंगस का क्यूटिकल है और फंगस के क्यूटिकल के ऊपर ये पेग बनाएगा। तो क्या करेगा, ये पेग बनाने नहीं देता है, और जब पेग बनाने नहीं देगा तो ये न्यूट्रिएंट नहीं ले पाएगा। और हाइफा जैसे है, ये हाइफा ऐसे फैलाएगा अपना, तो हाइफा का जो फार्मेशन है वो भी रोक देता है। साथियों, उम्मीद है आपको आइसोप्रोथियोलेन का ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। कोई कमी रह गई हो, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।